So welcome everyone to the motivation and translation. आज हम और तो नए passages डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में. बहुत इंटरेस्टिंग passages हैं, तो I request everyone to stay focused and tuned. So let's get started. सबसे पहले हर बार की तरह हम सबसे पहले इंग्लिश पैसेज लेंगे और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे. ठीक है. तो दो पैसेजेस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पैसेज से शुरू करेंगे सेशन यानी. So passage 1, left side. The word intelligence conveys different meanings to different psychologists. तो जो intelligence यानी बुद्धि है ना, तो जो intelligence को आप intelligence भी लिख सकते हैं because ये एक scientific term के बारे में चर्चा हो रही है. तो intelligence जो शब्द है वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिकों को अलग अलग अर्थ बताता है. ठीक है. तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? राइट साइड. इंटेलिजेंस शब्द विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के लिए अलग अलग अर्थ बताता है. कन्वेज डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट. अलग अलग लोग, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं. दे इंटरप्रेट इट इन देयर ओन वे. वही चीज है ना, वो अब वह इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं. राइट साइड में देखिए ट्रांसलेशन. दे इंटरप्रेट इट मतलब व्याख्या कर, वे अपने अपने ढंग से. दे इंटरप्रेट इट इन देयर ओन वे. वे अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है. Next sentence, left side. Some psychologists consider intelligence as a general ability, whereas others take it as a particular ability to tackle different types of problems. कुछ मनोवैज्ञानिक इंटेलिजेंस को क्या सब बुद्धिमत्ता. ठीक है. बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को बोल रहे हैं बुद्धिमत्ता. ठीक है. सो कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता को क्या समझते हैं? एक सामान्य क्षमता समझते हैं. ठीक है. और कुछ लोग इसको एक विशेष क्षमता मानते हैं. कोई किसी विशेष प्रकार की समस्या का समाधान करने की विशेष क्षमता मानते हैं. तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? राइट साइड. कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता को एक सामान्य क्षमता मानते हैं, वेराज यानी जबकि, वेराज यानी जबकि अन्य इसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने की एक विशेष क्षमता के रूप में लेते हैं. कुछ लोग इसको विशेष प्रकार की समस्याओं से निपटने की एक क्षमता के रूप में, एक विशेष क्षमता के रूप में लेते हैं. while others take it as a मतलब के रूप में लेते हैं. while others, जबकि अन्य इसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए, टैकल, ठीक है, निपटने की एक विशेष क्षमता के रूप में लेते हैं. they take it as a particular ability. ठीक है. एक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने की एक विशेष प्रकार की, एक विशेष क्षमता के रूप में लेते हैं. They take it as a particular ability to tackle different types of problems. विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने हेतु. ठीक है. उसके बाद next sentence. However different the opinions of different schools of thought may be, they all seem to agree on one comprehensive definition. तो कितने भी अलग क्यों ना हो जाए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग विचारधाराओं के मत कितने भी अलग क्यों ना हो जाए, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक व्यापक परिभाषा उनकी सबकी, एक व्यापक परिभाषा पे वह सब सहमत है. ठीक है. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? विभिन्न विचारधाराओं की राय चाहे कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, वह सब एक व्यापक परिभाषा पर सहमत प्रतीत होते हैं. They all seem to agree. वह ऐसे सहमत प्रतीत होते हैं. They all seem to agree on one comprehensive, एक व्यापक परिभाषा पे वह सब सहमत प्रतीत होते हैं, चाहे विभिन्न विचारधाराओं की राय कितनी भी भिन्न क्यों ना. However different the opinions of different schools of thought may be. Different schools of thought मतलब विचारधारा, कॉमा, उसके बाद कॉमा के बाद वे सभी एक व्यापक परिभाषा पर सहमत प्रतीत होते हैं. कॉमा, they all seem to agree on one comprehensive definition. आगे, intelligence means an innate ability to solve problems. बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है समस्याओं को हल करने की एक इनेट माने जन्मजात, नैसर्गिक क्षमता. जन्मजात या नैसर्गिक भी बोल सकते हैं. बुद्धिमत्ता का अर्थ है समस्याओं को हल करने की जन्मजात क्षमता, या समस्याओं को समाधान करने की एक जन्मजात क्षमता. एन इनेट एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम मतलब समस्याओं को समाधान करने की एक जन्मजात क्षमता. Next sentence. According to the Random House Dictionary,
और द इंग्लिश लैंग्वेज एक रैंडम हाउस डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी यानी अभिधान। तो एक रैंडम हाउस अभिधान है इंग्लिश भाषा का, उसके अनुसार क्या है, according to that intelligence means the capacity for reasoning, understanding and for similar forms of mental activity। बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है रीजनिंग करना यानी किसी चीज तर्क करना, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, एंड फॉर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी और मानसिक गतिविधियों का समान रूपों की ये एक क्षमता है। कैपेसिटी फॉर यानी इन सब की एक क्षमता है। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता डिक्शनरी के अनुसार क्या है, एक क्षमता है क्या क्या करने की, तर्क करने की, समझने की, और फॉर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी मानसिक गतिविधियों के समान रूपों, है ना, एंड फॉर सिमिलर के समान रूपों के लिए या की क्षमता है क्या, बुद्धिमत्ता। तो उसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा के रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार बुद्धि का अर्थ तर्क, समझ और मानसिक गतिविधि के समान रूपों की क्षमता है। ठीक है, तर्क की क्षमता है, समझ की क्षमता है, मानसिक गतिविधि के समान और अन्य समान रूपों की क्षमता है क्या, बुद्धिमत्ता। किसके अनुसार, रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, रीजनिंग एबिलिटी इज व्हाट वी ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ। तर्क करने की क्षमता है वह है जो रीजनिंग एबिलिटी यानी तर्क करने की क्षमता क्या है, जिसमें जो मनुष्य कर सकते हैं, जो जिसमें मनुष्य सक्षम है। क्या ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राइट साइड, तर्क करने की क्षमता वह है जो हम मनुष्य करने में सक्षम है, कर सकते हैं, वो तर्क करने की क्षमता है। जानवर नहीं कर सकते, वो तार्किक बहस आपसे नहीं कर सकते, तार्किक संभाषण, एक तार्किक संभाषण जो है लाइक आर्ग्यूमेंट को हम बोल सकते हैं किसी से बहस करना, राइट, एंड तर्क करना। आर्ग्यूमेंट मतलब एक्चुअली पहले जमाने में आर्ग्यूमेंट जो था वो तर्क, उसको हिंदी में हम लोग बोलते थे तर्क करना, किसी से तर्क करना। तो दैट मीन्स तर्क करना जो है वो जो जानवर हैं वो तर्क नहीं कर सकते या बहस नहीं कर सकते। आज के टाइम में उसको बहस बोलते हैं, राइट। बहस मतलब वो बहस नहीं जो हम लोग मतलब मीनिंग उसका थोड़ा सा चेंज हो गया, बहस करना मतलब किसी के साथ बहस करना, लेकिन वैसे प्राचीन जमाने में हम लोग संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं उसको, तर्क करना। आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क करना। तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना, तर्क करना मतलब एक तार्किक आधार पर किसी के साथ संभाषण करना, कुछ जानवर नहीं कर सकते, केवल मनुष्य कर सकते। Next sentence, reasoning is a thinking process, and thinking process is an important ingredient of our total behavior, which is directly linked with physical, social and cultural environment। बहुत लंबा sentence को तोड़ लेते हैं। Reasoning is a thinking process, and the thinking process is an important ingredient of our total behavior। Reasoning जो तर्क करना है वो एक thinking process है, वो एक चिंतन प्रक्रिया है, और ये चिंतन प्रक्रिया एक हमारे संपूर्ण व्यवहार का एक महत्वपूर्ण घटक है। घटक यानी इंग्रेडिएंट, एक महत्वपूर्ण अंश है। ठीक है, और ये हमारा जो बिहेवियर है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, विच इज डायरेक्टली, जो कि सीधे तौर पर किसके साथ जुड़ा है, फिजिकल यानी भौतिक, सोशल यानी सामाजिक, और कल्चरल यानी सांस्कृतिक वातावरण से, एनवायरमेंट वातावरण से जुड़ा होता है। ठीक है, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस का, तर्क करना एक राइट साइड, तर्क करना एक चिंतन प्रक्रिया, और चिंतन प्रक्रिया हमारे संपूर्ण व्यवहार का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी इंग्रेडिएंट है, अंश है, जो सीधे तौर पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वी थिंक, इन्फर, कंक्लूड एंड गिव जजमेंट। हम सोचते हैं, हम निष्कर्ष अनुमान लगाते हैं, इन्फर करते हैं, और कंक्लूड करते हैं यानी निष्कर्ष निकालते हैं, और निर्णय गिव जजमेंट यानी निर्णय देते हैं। दिस इज अ चेन हाउ आवर रीजनिंग एबिलिटी वर्क्स, कि हमारी तर्क क्षमता की एक श्रृंखला है, जिससे तर्क क्षमता कार्यरत रहती है या काम करती है। ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन हो गया, हम सोचते हैं, वी थिंक, अनुमान लगाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और निर्णय देते हैं, डैश, क्योंकि इंग्लिश में भी डैश लगा है, पॉज लेंगे। उसके बाद दिस इज अ चेन हाउ आवर रीजनिंग एबिलिटी वर्क्स, ये एक श्रृंखला है कि हमारी तर्क क्षमता कैसे काम करती है। सो ये पूरा जो पैसेज है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला गया है, तो इसको आपको इसका टेंस मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ हो गया। हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं।
सो ये हमारा दूसरा पैसेज है आज के क्लास के लिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। Passage 2. Addressing the 32nd session of UN General Assembly on 24 September 1997, Indian Prime Minister L.K. Gujral urged the United Nations to devote itself to the promotion of sustained economic growth in the third world and called on the nuclear powers to make sincere and meaningful efforts not to pile up nuclear arsenals. बहुत बड़ा सेंटेंस, इसको तोड़ना पड़ेगा. Addressing the 32nd session of UN General Assembly on 24 September 1997, 24 सितंबर 1997 में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी, यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। उसका जो 22वां सत्र था उसमें हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो उस समय के थे 1997 का नाम था एल.के. गुजराल, ठीक है, या गुजराल, एल.के. गुजराल जो थे, जो मिस्टर गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने अर्ज किया, यानी उनसे आग्रह किया, किससे, संयुक्त राष्ट्र से, टू डिवोट इटसेल्फ टू द प्रमोशन ऑफ सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द थर्ड वर्ल्ड, कि वो अपने एक स्थायी आर्थिक विकास जो तीसरी दुनिया यानी जो गरीब देश हैं उसमें एक स्थायी आर्थिक विकास की ओर अपने आप को समर्पित करें, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र, and call on nuclear powers to make sincere and meaningful efforts not to pile up nuclear arsenals. और उन्होंने सभी जो न्यूक्लियर पावर थे, जो परमाणु शक्तियां थी देश के, जितने सारे देश जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं, उन्होंने उनका आह्वान किया और कहा कि आप एक सिंसियर और मीनिंगफुल यानी एक सार्थक और ईमानदार प्रयास कीजिए कि आप जो है परमाणु शस्त्रों का ढेर ना लगाएं, ठीक है, नॉट टू पाइल अप। इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसमें जस्ट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। So it's okay. So far so good. So sorry for the disturbance. So थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज किया मैंने, ठीक है। एल.के. गुजराल ने संयुक्त राष्ट्र को क्या किया, उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया में आप आर्थिक विकास का एक स्थायी आर्थिक विकास का संकल्प लीजिए, उसमें अपने आप को समर्पित कीजिए और जो परमाणु शक्तियां उनसे परमाणु शस्त्रगारों का, ठीक है, परमाणु शस्त्रगार यानी आर्सेनल, ठीक है, तो शस्त्रगार जहाँ पे बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे शस्त्र बनते हैं उसको बोलते हैं शस्त्रगार, तो ऐसे शस्त्रगारों का ढेर ना लगाने के ईमानदार और सार्थक प्रयास करने का आह्वान किया। मतलब उन्होंने कहा कि ही कॉल्ड ऑन द न्यूक्लियर पावर्स, उनका आह्वान किया परमाणु शक्तियों का और बोला कि आप लोग सिंसियर और मीनिंगफुल एफर्ट्स करिए, सार्थक और मतलब ईमानदार और सार्थक प्रयास करिए, जिससे कि क्या ना हो, तो नॉट टू पाइल अप न्यूक्लियर आर्सेनल्स, मतलब आपके जो परमाणु शस्त्रगार हैं उनका आप ढेर ना लगाएं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राइट साइड में पढ़िए, बहुत लंबा सेंटेंस है, आराम से पढ़िए इसको। 24 सितंबर 1997 की संयुक्त राष्ट्र महासभा
को संयुक्त राष्ट्र 24 सितंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री एल के गुजराल ने संयुक्त राष्ट्र से तीसरी दुनिया में निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होने का आग्रह किया। ठीक है, मतलब टू डिवोट इटसेल्फ टू द प्रमोशन ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरी दुनिया में निरंतर स्थायी, निरंतर या सस्टेन मतलब निरंतर या स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होने, टू डिवोट इटसेल्फ समर्पित होने के लिए अर्ज द यूनाइटेड नेशंस, उसने समर्पित होने का आग्रह किया। और उसके अलावा एंड कॉल्ड ऑन द न्यूक्लियर पावर्स टू मेक सिंसियर एंड, और परमाणु शक्तियों से परमाणु शस्त्रागारों का ढेर न लगाने के ईमानदार और सार्थक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप परमाणु शक्तियां जो है परमाणु शस्त्रागारों को नहीं बढ़ाएंगी, और उसके वरन उसके स्थान पे आपको क्या करना होगा, संयुक्त राष्ट्र जो है उनको जो तीसरी दुनिया जो गरीब देश है उनके एक स्थायी आर्थिक विकास का संकल्प लेना होगा, उसके प्रति अपने आप को समर्पित। नेक्स्ट सेंटेंस, he called on the international community to formulate a global strategy and take determined action to fight terrorism which threatens world peace। और उन्होंने पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको उन्होंने आह्वान किया उसका, और बोला कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बनाइए और आतंकवाद को रोकने के लिए, ठीक है, एक दृढ़ कार्रवाई कीजिए। मतलब आतंक एक्शन लेना मतलब कार्रवाई करना, डिटरमाइंड एक्शन यानी दृढ़ कार्रवाई, आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद को प्रतिबंध लगाने की दृढ़ कार्रवाई करिए। क्यों? क्योंकि आतंकवाद जो है वो क्या करता है, विच थ्रेटन्स द वर्ल्ड पीस, जो विश्व शांति को नष्ट करता है। तो इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन क्या होगा, राइट साइड, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक रणनीति यानी ग्लोबल स्ट्रैटेजी यानी वैश्विक रणनीति बनाने, ठीक है, और विश्व शांति के लिए खतरा बने आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ कार्रवाई करने का आह्वान किया। कितना सुंदर इसका ट्रांसलेशन कितने अच्छे से किया गया, राइट। तो ऐसे आपको ट्रांसलेशन सीखना है, ठीक है। ग्लोबल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, वैश्विक रणनीति, ठीक है। सो और इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अंतरराष्ट्रीय समुदाय। तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक वैश्विक रणनीति बनाने और आतंकवाद जो कि विश्व की शांति बिगाड़ने का कार्य करता है उसके विरुद्ध एक वैश्विक रणनीति बनाने का आह्वान किया, ठीक है। सो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक रणनीति बनाने और विश्व शांति के लिए खतरा, विच थ्रेटन्स वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति के लिए खतरा है क्या, आतंकवाद, और विश्व शांति के लिए खतरा बने आतंकवाद से लड़ाई के लिए दृढ़ कार्रवाई करने का आह्वान किया, ठीक है। तो ये आह्वान किससे किया उन्होंने, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से किया कि आप एक रणनीति बनाइए और इसके आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ कार्रवाई कीजिए, केवल बातें करने से नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, इंसाइटमेंट टू टेररिज्म एंड कॉम्प्लिसिटी एंड पार्टिसिपेशन इन टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर्स अंडरमाइन्स द इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, ठीक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इसको इंसाइटमेंट टेररिज्म मतलब इसको प्रेरणा देना, आतंकवाद को प्रेरणा देना, और इसमें मतलब चुपके से भागीदारी देना, कॉम्प्लिसिटी, ठीक है। कॉम्प्लिसिटी एंड पार्टिसिपेशन मतलब चुपके इसमें भागीदारी लेना और आतंकवाद ना करना, बट आतंकवाद को प्रेरणा देना और इसके विरोध में कोई कदम ना उठाना, और इसको अपने इसको एक शांत अनुमति देना, और इसमें बल्कि भागीदारी होना या फिर इसमें साझा होना आतंकवाद। इससे क्या होता है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर होती है ना। जब इसमें साझेदारी होती है आतंकवाद में देश की विभिन्न देशों की सरकारें जो आतंकवाद को उतना हल्के में लेती हैं, उनके साथ साझेदारी करती हैं, हाँ, उसमें उनको शांति से अनुमति दे देती हैं, और उनको उकसाने का काम करती हैं, है ना। जो कट्टरवादी हैं उनको उकसाने का काम करते हैं, आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। कुछ देश ऐसा कार्य करते हैं, तो वो ये सब कुछ देश जो ऐसा कार्य करते हैं उसकी वजह से क्या होता है,
पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उस पे एक उस पे आघात लगता है और वो कमजोर हो जाती है। तो सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन हो? आतंकवाद को उकसाना और सीमाओं के पार, टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी सीमाओं के पार आतंकवाद में भागीदारी एंड भागीदारी, ठीक है। कॉम्प्लिसिटी एंड पार्टिसिपेशन, एक्चुअली कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है कि शांत अनुमति देना, है ना, मतलब उसमें कुछ बोलना नहीं, चुप्पी रखना, ठीक है। सीमाओं के पार आतंकवादी में चुप्पी और भागीदारी, ठीक है। कॉम्प्लिसेंट को हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, मौन, कॉम्प्लिसिटी मतलब मौन रहना, मतलब कुछ बोलना नहीं, ठीक है। तो आतंकवाद को उकसाना और सीमाओं के पार आतंकवाद में मौन और भागीदारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, reiterating the continued relevance of the non-aligned movement, the Indian Prime Minister made it a point that non-alignment was not a byproduct of the Cold War. तो जो कोल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक कोल्ड वॉर, एक शीत युद्ध हुआ था, ठीक है, कितने सालों तक रशिया और जो वेस्ट और ईस्टर्न रशिया और यूएस के बीच, या रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच, मेनली रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो हुआ था, जो एक शीत युद्ध चला था द्वितीय या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। सो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया और यूएस के बीच में जो एक शीत युद्ध चला था बहुत सालों से, ये उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, अपितु परंतु ये जो आतंकवाद है, ये एक्चुअली ये उसका एक उसकी देन नहीं है, उस शीत युद्ध की देन नहीं। उस शीत युद्ध से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ये हम लोग मानते हैं, है ना, लेकिन ये आतंकवाद, ये उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध चला उसका ही उत्पाद नहीं, ठीक है। ये आतंकवाद का सूत्रपात कहीं और से हो, हमारे प्रधानमंत्री कहना चाहते, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो उस भाषण में ये चीज बोल रहे। तो लास्ट सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन होगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो मतलब ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, मतलब ये जो आतंकवादी जो ये कहते हैं कि हम सरकार को सब कोऑपरेट नहीं करेंगे, सरकार के साथ कोई समन्वय नहीं रखेंगे, हमेशा सरकार का हर चीज में विरोध करेंगे और अपना राज, अपनी सत्ता बनाएंगे। तो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, मतलब किसी भी गुट या किसी भी दल के प्रति निरपेक्ष होना, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो गुट निरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता, निरंतर प्रासंगिकता कहां से आया? कंटिन्यूड रेलेवेंस, मतलब वो हमेशा प्रासंगिक रहा है, ठीक है, को दोहराते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि गुट निरपेक्षता शीत युद्ध का उपोत्पाद नहीं था, बाय प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद, ठीक है। उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट, एक उत्पाद होता है प्रोडक्ट, और एक उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता को दोहराते हुए, रीइटरेटिंग द कंटिन्यूड रिलेवेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, कॉमा, भारतीय प्रधानमंत्री, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट किया, मेड इट अ पॉइंट दैट नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, कि गुट निरपेक्षता शीत युद्ध का उपोत्पाद नहीं था। ये जो गुट निरपेक्षता जो हमारे दुनिया में चल रही है, कि आतंकवाद, मतलब जो सब आतंकवाद जो है, सारे देश आतंकवाद को रोकने का प्रयास करेंगे और कुछ देश जो है आतंकवाद को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उसको और उकसाने का प्रयास करेंगे। सबके साथ नहीं चलेंगे, गुट निरपेक्ष होकर चलेंगे। ये जो गुट निरपेक्षता है, ये शीत युद्ध का उपोत्पाद नहीं है, ये कहीं और से आई। के बाद आगे बढ़ेंगे। Then it expressed the overwhelming need of previously
colonized and disempowered nations to a voice, a perspective and an agenda in a politically, economically unequal and inequitous world. तो पहले ये जो गुट निरपेक्षता थी ये क्यों होती थी, इसका कारण क्या है? ठीक है, ये ओवरवेलमिंग नीड ऑफ प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड एंड डिसएम्पावर्ड नेशन, मतलब सरकार के साथ गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार जो करेगी उसका ठीक उल्टा, सरकार का किसी चीज में सरकार के साथ कोऑपरेट ना, उसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन। ये पहले क्यों था? क्योंकि पहले बहुत सारे देश जो थे गुलाम थे, ठीक है, और अपनी उन्होंने सरकारों के खिलाफ जब विरोध किया तो ये गुट निरपेक्षता आंदोलन चला और बहुत सारे देश आजाद हुए, भारत आजाद हुआ उसके साथ साथ और बहुत सारे देश आजाद हुए। और ये जो राजनीतिक ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, उपनिवेशकता हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास, उपनिवेशक जो लोग थे, कॉलोनाइजर्स थे, उनको दूर भगाने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ये गुट निरपेक्षता शुरू हुई थी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, इट एक्सप्रेस द ओवरवेलमिंग नीड, ठीक है, असमान ओवरवेलमिंग नीड यानी अत्यधिक आवश्यकता, ठीक है। तो ये उस समय की अत्यधिक आवश्यकता थी, किसकी? कॉलोनाइज्ड और डिसएम्पावर्ड नेशंस, उपनिवेशित और अशक्त राष्ट्रों की एक आवश्यकता थी, एक अत्यधिक आवश्यकता। पर्सपेक्टिव, एक परिप्रेक्ष्य, है ना, पर्सपेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं परिप्रेक्ष्य, ठीक है। एंड एन एजेंडा, और एक एजेंडा था, इन अ पॉलिटिकली एंड, मतलब ये उनका एक पर्सपेक्टिव था, एक दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य मतलब दृष्टिकोण, ठीक है, और एक एजेंडा था, एजेंडा इज एजेंडा हिंदी में, इन अ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अनइक्वल एंड इक्वल, एक राजनीतिक और आर्थिक रूप से असमान और अन्यायपूर्ण, इनइक्विटस यानी अन्यायपूर्ण, और अनइक्वल मतलब असमान दुनिया में, ठीक है, एक आवाज थी, ठीक है। इट एक्सप्रेस्ड the overwhelming need, थोड़ा complex sentence है, it expressed the overwhelming need of previously colonized and disempowered nations to a voice, ठीक है। तो इसने उस आवश्यकता को एक आवाज दी। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? राइट साइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप थोड़ा सीखिए। फिर उस समय इसने, या फिर इसने फिर की जगह होगा यहाँ पे उसने, उस समय इसने यानी ये गुट निरपेक्षता की बात हो रही है, उस समय इसने राजनीतिक और आर्थिक रूप से असमान और अन्यायपूर्ण दुनिया में एक आवाज, एक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, एक आवाज उसने एक ये जो आवश्यकता थी उसको उसने एक आवाज दी, और क्या दिया? एक परिप्रेक्ष्य दिया, और एक एजेंडे के लिए पहले से उपनिवेशित और अशक्त राष्ट्रों की अत्यधिक आवश्यकता को व्यक्त किया, ठीक है। इट एक्सप्रेस्ड the overwhelming need of previously colonized and disempowered nations to a voice, a perspective and an agenda in a politically and economically unequal and inequitous world, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सेंटेंस का मीनिंग ये है कि उस समय ये बहुत सारे देश जो थे, उपनिवेशक जो एक व्यवस्था थी, ठीक है, उपनिवेशक व्यवस्था के कारण बहुत सारे देश पीड़ित थे और उसमें बहुत सारा अन्याय था, असमानता थी। उसको मिटाने के लिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उस समय चलाया गया, ठीक है। फिर से सेंटेंस को पढ़ेंगे। उस समय इसने राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान और अन्यायपूर्ण दुनिया में एक आवाज, एक परिप्रेक्ष्य और एक एजेंडे के लिए पहले से उपनिवेशित और अशक्त राष्ट्रों की अत्यधिक आवश्यकता को व्यक्त किया, ठीक है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से असमान और अन्यायपूर्ण दुनिया में एक आवाज, एक परिप्रेक्ष्य और एक एजेंडे के लिए उनकी आवश्यकता को, ठीक है,
तो इट एक्सप्रेस द नीड टू अ वॉइस या फॉर अ वॉइस भी बोल सकते, ठीक है। तो उनकी आवश्यकता जो थी उसके लिए इस आंदोलन ने क्या किया, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने, उसने उनकी इस आवश्यकता को व्यक्त करते हुए एक आवाज दी, उसे एक परिप्रेक्ष्य दिया और एक एजेंडा दिया इनको, जो पहले से उपनिवेशित और प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड यानी पहले से उपनिवेशित और अशक्त राष्ट्रों को एक अत्यधिक आवश्यकता, उनकी एक अत्यधिक आवश्यकता को व्यक्त करते हुए, ठीक है, इसको उपनिवेशित और अशक्त राष्ट्रों को क्या की अत्यधिक आवश्यकता को व्यक्त करते हुए, इसको उपनिवेशित और अशक्त राष्ट्रों की अत्यधिक आवश्यकता को व्यक्त करते हुए उसने उसको एक आवाज दी, एक परिप्रेक्ष्य और एक एजेंडा दी, ठीक है। और ये कौन से समय की बात हो रही है, जब राजनीतिक और आर्थिक रूप से असमान और दुनिया न्यायपूर्ण थी, ठीक है। तो उसने इन तीनों चीजों के लिए, मतलब उनको ये तीन चीज देने के लिए, उन राष्ट्रों को, अशक्त राष्ट्रों को ये तीन चीज प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकता व्यक्त की, ठीक है। Next sentence. Today it remains a voice of reason and constructive engagement for the times ahead, which demand common purpose and contribution from all sides towards a convergence of intent on vital, even fateful global concerns. तो आज ये भी बहुत बड़ा सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। Today it remains a voice of reason, ठीक है। आज ये एक तर्क की आवाज है, and constructive engagement, और एक रचनात्मक जुड़ाव के लिए, आने वाले समय में एक रचनात्मक जुड़ाव, ठीक है, और एक तार्किक आवाज, है ना। आज के समय में एक तार्किक आवाज और एक रचनात्मक जुड़ाव बन गई, क्या, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, विच डिमांड कॉमन पर्पस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक समान सामान्य उद्देश्य, ठीक है, कॉमन यानी सामान्य उद्देश्य या समान उद्देश्य, ठीक है, कॉमन पर्पस समान उद्देश्य, और कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, सब तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड्स टुवर्ड्स अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटेंट, एक जो सबकी मतों का एक अभिसरण करने के लिए, जितने सारे सबके अलग अलग मतों का एक अभिसरण करने के लिए, तो इसमें सब तरफ से लोगों के जो एक कॉमन पर्पस है, एक समान इरादा और एक समान सभी लोगों का समान इरादा, उद्देश्य यानी पर्पस, और कंट्रीब्यूशन यानी योगदान को लेकर इन सभी लोगों का एक कन्वर्जेंस, उनके इंटेंट का एक कन्वर्जेंस लाना, यानी उनके इरादे का एक अभिसरण करने के लिए, ऑन वाइटल, किस पे, ऑन वाइटल यानी वाइटल यानी महत्वपूर्ण, ठीक है, वैश्विक, वाइटल इवन फेटफुल ग्लोबल कंसर्न्स यानी मारात्मक, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण और यहाँ तक के मारात्मक ग्लोबल कंसर्न्स यानी वैश्विक चिंताओं के ऊपर लोगों के मंतव्य का एक अभिसरण करने के लिए, ठीक है। और इसके लिए किसकी आवश्यकता है, कॉमन पर्पस, एक समान उद्देश्य और एक कंट्रीब्यूशन, सबका योगदान सब तरफ से, ठीक है, जिससे कि अभिसरण हो पाए। और इसके लिए इसने क्या किया है, ये एक आवाज बन गई है लोगों की, ठीक है, एक तार्किक आवाज बन गई है, और एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट यानी रचनात्मक जुड़ाव, आने वाले समय में के लिए रचनात्मक जुड़ाव और एक तार्किक आवाज बन के रहेगी। ये आज के समय में क्या, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पर इसको हिंदी भी पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। आज ये आने वाले समय के लिए तर्क और रचनात्मक जुड़ाव की आवाज बनी हुई है, जो महत्वपूर्ण वैश्विक चिंताओं पर इरादे के अभिसरण के लिए सभी पक्षों से समान उद्देश्य और योगदान की मांग करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण और वैश्विक चिंताओं पर महत्वपूर्ण वैश्विक चिंताओं पे लोगों से एक समान उद्देश्य और उनके योगदान के लिए ये चारों ओर से मांग करती है, ठीक है।
तो आज ये आने वाले समय के लिए तर्क और रचनात्मक जुड़ाव की आवाज बन गई है। तो हमने पढ़ा जो महत्वपूर्ण वैश्विक चिंताओं पर इरादे के अभिसरण के लिए, जो महत्वपूर्ण वैश्विक चिंताओं पर इरादे के अभिसरण के लिए सभी पक्षों से समान उद्देश्य और योगदान की मांग करते हैं। ठीक है, सभी पक्षों से यानी फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम ऑल साइड्स टू है, दैट मींस सभी पक्षों से, सबसे। ठीक है, क्या गुड निरपेक्ष हाँ। Next sentence, the Prime Minister emphasized that international peace and security and development were inextricably linked, one being impossible to achieve without that. तो हमारे प्रधानमंत्री ने किसी ने अच्छे तरीके से बताया, जोर दे इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और विकास जो है वो आपस में बहुत बुरी अच्छे तरीके से, बहुत ही इनएक्स्ट्रिकेबली यानी एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, और वन बीइंग इम्पॉसिबल टू, एक को दूसरे के बिना अचीव कर पाना असंभव, प्राप्त कर पाना असंभव। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और विकास एक दूसरे से जुड़े, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, सुरक्षा एंड विकास से जुड़े हुए, एक के बिना दूसरे को हासिल करना असंभव। Next sentence, therefore the single, last sentence भी काफी बड़ा है, इसको ब्रेक करेंगे। Therefore the single most important target the United Nations should set itself is the promotion of sustained economic growth and developing countries that will lead to the eradication of poverty and erase the tensions and pressures that have led to the collapse of governance and social order in several states and conflicts between others. So therefore the single most important target the United Nations should set itself, that means सबसे पहले प्रधानमंत्री का सबसे पहला एक जो एक सबसे सर्वोत्तम जो उद्देश्य होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र का, वो क्या होना चाहिए? प्रमोशन ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक स्थायी आर्थिक विकास होना चाहिए। डेवलपिंग जो विकास करने वाले देशों में एक स्थायी आर्थिक विकास होना चाहिए, दैट विल लीड टू देयर, जिससे गरीबी मिटेगी, और इरेज द टेंशंस एंड प्रेशर्स, और वहां पे वो चिंताएं और वो दबाव मिटेंगे, दैट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल ऑर्डर इन सेवरल स्टेट्स एंड कंट्रीज, जिसकी वजह से सभी देशों में सरकारें गिर गई हैं। ऐसी चिंता और ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से सरकारें जो है बहुत सारे देशों में गिर चुकी हैं, और वहां पे अराजकता और सामाजिक और राजनीतिक अराजकता फैल गई है, और वहां पे आपस में बहुत सारे देशों में आपस में संघर्ष हो गया है। ऐसे मुद्दों को और गरीबी को मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक स्थायी आर्थिक विकास के लिए संकल्पित होना। तो इस लास्ट सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन है? इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री ने, सो इसका ट्रांसलेशन लास्ट सेंटेंस का, इसलिए संयुक्त राष्ट्र, इसलिए कॉमा देयरफॉर कॉमा, संयुक्त राष्ट्र को अपने लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए वह है विकासशील देशों में निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा। विकासशील देश, विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज में निरंतर सस्टेनेबल आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, टू प्रमोट, जिससे गरीबी का उन्मूलन होगा, जिससे which will eradicate poverty, उन तनावों और दबावों को मिटाया जाएगा, eradicate those tensions and pressures जिनके कारण कई देशों में शासन और सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है ना, हम लोगों ने पढ़ा इसको, और दूसरों के बीच संघर्ष हो, ठीक है, और बाकी देशों में आपस में संघर्ष हो गया। तो ऐसी चिंताओं को मिटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सारे देशों को एक स्थायी आर्थिक विकास, विकासशील देश है उसमें स्थायी आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र है उसको संकल्पित, ठीक है, और वो उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उसको निर्धारित। तो बहुत सारे टॉपिक्स प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किए। 37, 32 यूएन जनरल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने मतलब प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किए, जिसकी वजह से पैराग्राफ काफी लंबा हो गया। सो इसमें कौन सा टेंस चल रहा था इस वाले हमारा जो पैसेज था, इसमें मोस्टली सिंपल पास्ट में सारी चीजें, ठीक है। तो जो पिछला पैसेज था उसमें सारी चीजें सिंपल प्रेजेंट में बोली गई थी, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी चीजें फैक्ट्स थी। देखिए, ठीक है, देखिए इंटेलिजेंस के बारे में इसमें बात हुई पिछले पैसेज में, और ये जो प्रेजेंट पैसेज है इसमें
एक क्या हुआ था ह्यूमन जनरल असेंबली में उसके बारे में बात की गई। तो पिछले पैसेज में सारी चीजें सिंपल प्रेजेंट, इसमें सारी चीजें सिंपल पास्ट डिस्कस की गई, तो वो चीज आपको मेंटेन करनी। तो जो टेंस है, अगर आप पैसेज का टेंस मेंटेन कर पाएंगे, और सेकंड पैसेज में सेंटेंसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, इसीलिए उसको छोटे छंदों में बांट के हर छंद को ट्रांसलेट करके फिर उसके कैरेक्टर ऑर्डर बुक में इस तरीके से ट्रांसलेट कर। सो आज मैं अच्छी क्लास को यहीं पे विराम दूंगा, बिकॉज हमने तो काफी डिफिकल्ट पैसेज डिस्कस किए, और ये जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे और ऐसे और पैसेज जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज इजी लगेगी। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर ट्रांसलेशन। थैंक्स।